Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. We have been discussing Indian polity by M. Lakshmikant. In this video series, we have been discussing till now. We have discussed how the Britishers came into India as a traders, and we have briefly talked about their historical background, how they came in our country as a trader, and within a one span of 150 years, they became the uh, ruler of our country. And as and when the time passed, there was a revolt of 1857, which we have briefly touched yesterday in the crown rule. After the revolt of 1857, the British government uh, abolished the East India Company, which was earlier formed in the year 1600, and then thereafter the entire power to govern the country was shifted to the crown rule. And there was a appointment of a viceroy in the country who was answerable to the majesty. And for his convenience, there was the appointment of a secretary who was heading the legislative council. So taking our discussion further ahead, yeah, in the previous video we had discussed Indian Councils Act of 1861 and 1892, and today we'll be discussing the act of Indian Council Act of 1909. So let's just gather ourselves ahead for this discussion. So for today's discussion, we'll be discussing Indian Councils Act of 1909. Okay, this act is also known as Morley Minto reforms. So इस एक्ट को बोला जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स. क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो लॉर्ड मोरले थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वॉइस रॉय उस टाइम के. जैसे पिछली बार वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग पिछले उसमें 1861 में, अब बन गए मोरले साहब, मिंटो साहब सॉरी, और मोरले जी थे सेक्रेटरी. ठीक है. उसके बाद क्या बात है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलोज. अब इस एक्ट के फीचर्स भी जान लेते हैं. इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60. The number of members in the provincial legislative council was not uniform. So जो पिछली बार हमने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया था 15 लोगों की टीम का, और जिसका सेक्रेटरी हेड था, यानी कि 16 लोग थे. अब वो काउंसिल जो बना उसको हमने सेंट्रल लेवल का, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसकी हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी. 16 से लेके 60 कर दिया गया उसको. ठीक है. पर जो प्रोविंशियल था, जो स्टेट वाइज का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका कुछ इतना नॉट यूनिफॉर्म था कि भैया कितने भी लोग हो सकते हैं. बट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके लोग बढ़ के हो गए 16 से 20, सॉरी 60, सॉरी 16 से 60 हो गए. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. तो जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी चाहिए थी, वो सेंट्रल लेवल पे तो इन्होंने मेजोरिटी रखी. ठीक है. सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्होंने मेजोरिटी रखी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इट वाज नॉट डेफिनेट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. नेक्स्ट बात करते हैं. इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स. फॉर एग्जांपल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन. सो जो एक बेसिक काम था कि भैया हम ये डिस्कस करेंगे, बट उसमें थोड़े और जोड़ दिए कि हाँ भैया हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, बजट के बारे में बात कर सकते हैं. तो उसके डेलिबरेटिव फंक्शंस को इंक्रीज कर दिया गया, बस और कुछ नहीं था. दोनों लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों पे. It provided for the first time for the association of Indians with executive councils of Viceroy, with executive council of the Viceroy and governors. अब इससे पहले वाले में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो पिछले वाले में जब 1861 की बात हो रही थी, तब हमने देखा कि सर दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिली थी एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर. अब क्या हो गया कि इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, जहां पे लॉ बनाए जाते हैं, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां पे भी इंडियंस को जगह देने लगे. और ऐसे पहले इंडियन जिनको जगह मिली थी इस काउंसिल में, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as the law member. अब वो law member के तरीके से आया, तो ये थोड़ा important है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिली है एंट्री, बट वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए मिली है. यहाँ पे क्या बने हैं आप निर्णय लेके
एग्जीक्यूशन में भी लाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह मिली। और क्या हुआ इस वाले पार्लियामेंटो रिफॉर्म में, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ फॉर मुस्लिम्स, अब आपको आपकी धर्म के हिसाब से आपको इलेक्शन होगा और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और वो भी कैसा, सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि आपको वोट करने वाले भी मुस्लिम, जैसे आप मुस्लिम कैंडिडेट हो तो आपको वोट करने वाले लोग भी, जो जनता होगी वो मुस्लिम। आज की तारीख में क्या होता है कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा होता है उसे वोट सारी पब्लिक देती है, नो मैटर ऑफ देयर रिलीजन। बट उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरल हुआ। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन मुस्लिम वोट बाय मुस्लिम ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। तो इसने एक तरीके से कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया, एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब उनको बोला जाने लगा भैया तुम तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट हो। और ये चीज हुई क्यों, क्योंकि 1906 के टाइम पे मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी थी और मुस्लिम हिंदू का दिक्कत होने लग गई थी तभी से। ठीक है, ब्रिटिशरों ने करना लग गए थे डिवाइड एंड रूल, और उसको और स्ट्रेंथन आउट करने के लिए इन्होंने बोला भैया हम तो मुस्लिमों को मुस्लिम द्वारा ही वोट करा के कैबिनेट में लेने की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हुआ। और इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कोऑपरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। और प्रोवाइड किया कि भैया इन सबको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, प्रेसिडेंसी, कोऑपरेशन को, जमींदार को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हुआ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में दो बातें क्या जरूरी देखनी है कि भैया इन लोगों ने एक तो एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट थी वो 16 से लेके 60 कर दी गई। और दूसरी बात कि भैया इनमें जो फर्स्ट टाइम जो अपने इंडियन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले जो इलेक्ट हुए, जो इसमें लॉ मेंबर के तरीके से है, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और मिंटो साहब को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये तीन चीजें इस वाले मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। 1919 on August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। तो 1917 में उन्होंने बोला कि हमारा तो उद्देश्य है कि इंडिया को एक अच्छी गवर्नमेंट मिले। तो इंडिया को अच्छी गवर्नमेंट देने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि भैया हम वो लेके आए, बोले अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लेके आएंगे, जो एप्लीकेशन में आया 1921 में। इस एक्ट को और भी क्या किस नाम से दिया जाता है, मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब जैसे पिछली बार मोर्ले मिंटो थे, मोर्ले साहब वॉइस रॉय वो सेक्रेटरी थे और मिंटो साहब वॉइस रॉय थे, यहाँ पे मॉन्टेगो साहब बन गए सेक्रेटरी और कैम्सफोर्ड साहब बन गए वॉइस रॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे। तो अब इन्होंने क्या क्या लेके आए, चलो ये वो भी देख लेते हैं। The features of this act were as follows. It relaxed the control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. The central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of the government continued to be centralized and unitary. अब जैसे आज की तारीख में भी हमारे पास भी अपने लिस्ट है कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये जो था ये तब भी था, 1919 में भी ये एक लेके आए कि भैया जो सेंटर का जो वो थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सेंट्रल और प्रोविंशियल, और तुम अपनी अपनी लिस्ट पे काम करो। ठीक है, तो उसका डिवीजन हो गया और अपने अपने लिस्टों पे काम करके लॉ भी बना सकते थे। ठीक है, तो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिफाइड किया और सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो उन दोनों को बोल दिया कि भैया तुम अपनी लिस्ट पे काम करो, तुम अपनी लिस्ट पे काम करो, और ऐसे ही डिवीजन हो जाएगा। हाउएवर जो कंट्री थी वो सेंट्रलाइज्ड ही थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। अब इन्होंने ये प्रोविंशियल जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर में तो क्या किया उन लोगों ने कि ये तो भैया सब्जेक्ट वे एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो तुमको तो देखेंगे गवर्नर साहब transferred subjects को। The reserved subjects on the other hand were to be administered by the governor and his executive council। तो गवर्नर साहब और उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते थे यहाँ पे गवर्नर
प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले मैटर यहाँ पे आ गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, तो इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ बताना है कि भैया हमने क्या किया क्या नहीं किया। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज डायरकी, इसको डायरकी बोला गया, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायर्क व्हिच मींस डबल रूल। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा। यानी कि इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, और उसमें इसको दिया कि गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करेगा, इसमें दिया इन्होंने गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगा और विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाल इसको बोला गया डायरकी। ठीक है, अब डायरकी हाउएवर वाज अनसक्सेसफुल। अब बात करते हैं आगे की, उसमें और क्या हुआ। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म यानी दोनों, बाइकैमरलिज्म जैसे कैमल होता है ना, तो उसके एक हम्प होता है, किसी किसी कैमल के दो हम्प भी होते हैं, यानी दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स, तो वो हुआ बाइकैमरलिज्म। अब इसका भी बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म and direct elections in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature of an upper house, Council of State, and lower house, Legislative Assembly. The majority of members of both the houses were chosen by direct elections. अब क्या हुआ, इन्होंने जो हाउस था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको इन्होंने बाइकैमरिज्म का नाम दिया और दोनों हाउसेस को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में और डायरेक्ट इलेक्शंस करने लगे। ठीक है, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 member of the viceroy's executive council other than the commander in chief were to be Indian. अब इन्होंने ये भी किया कि भैया 6 में से 3 जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग थे वो इंडियन होने चाहिए, तो मतलब इंडियंस को थोड़े इक्वालिटी टाइप्स में कुछ तो मिला यहाँ पे। It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for 6 Indians, Indian Christians, Anglo Indians and Europeans. तो भैया मिंटो साहब ने तो सिर्फ मुस्लिमों को ये सेपरेट इलेक्टरेट दिलाया था, इन्होंने क्या किया भैया, सिखों के लिए अलग इलेक्शन होंगे, उनको सिख लोग ही चुनेंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को अपने आप चुनेंगे, एंग्लो इंडियंस को अपने आप चुनेंगे और यूरोपियंस अपने आप चुनेंगे। तो ऐसे इन्होंने तो और उस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए 4 और लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिला दिया गया। ठीक है, और क्या बात हुई इसमें। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के हिसाब से लोगों को वोट करने के अधिकार दिए गए। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिदर टू परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। तो एक जबरदस्ती की पोजीशन बना दी गई हाई कमिश्नर की, जो लंदन में रहता था और लंदन से इंडिया में बस कुछ फंक्शंस उनको मैनेज करने होते थे जो पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास थे, वो वाले फंक्शंस। ये अनवांटेड पोजीशन थी पर फिर भी इन्होंने क्रिएट की हाई कमिश्नर की। उसके बाद किया गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था उसके लिए इन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में, जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसका। It separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget. अब इन्होंने सेंटर और स्टेट के बजट को भी अलग किया और उन्होंने बोला कि भैया सेंट्रल बजट से तुम अलग हो चुके हो, अब तुम प्रोविंशियल बजट लेजिस्लेचर में इनेक्ट करो इन बजटों को भी। और क्या किया, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमिश्नर टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट्स ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। अब इन्होंने क्या बोला कि बोला हम 10 साल तक देखेंगे कि ये एक्ट में जो जो हमने बातें बोली गई हैं उनको अप्लाई करके क्या फायदा हो रहा है, और उसके ऊपर एक रिव्यू बनाएंगे और उसके एक कमीशन बनाएंगे और फिर वो इस पार्टी मतलब वो लोग इसको रिव्यू करेंगे कि हमारा बनाया हुआ एक्ट कैसा रहा 10 साल के बाद। ये इन्होंने पहले से लिख दिया कि 1919 में हमने ये एक्ट बनाया है और इसको हम चेक करेंगे 10 साल बाद, यानी कि 1929 में हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्ट हमने जो बनाया है वो फ्रूटफुल है और क्या चेंजेस लाने चाहिए इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद आता है ये जो रिव्यू करने की, जो इन्होंने लास्ट पॉइंट में बोला कि हम 10 साल बाद रिव्यू करेंगे, इन नवंबर 1927, दैट इज 2 years बिफोर द शेड्यूल। 1929 में था, अब 2 years पहले यानी 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 member
स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ सर जॉन साइमन। अब इसीलिए साइमन कमीशन इसका नाम है क्योंकि उसके जो चेयरमैन थे वो साइमन जी थे। टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इट्स ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये नया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया है उसके अप्लाई करने के बाद अब इंडिया की सिचुएशन क्या है उसको रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया सर जॉन साइमन की लीडरशिप के अंदर, चेयरमैनशिप के अंदर। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वे आर ब्रिटिश एंड हैंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। अब इसके जो 7 मेंबर की जो कमेटी थी वो सारे के सारे तो थे ब्रिटिशर्स। बोले तुम हमारा तकलीफ नहीं समझ सकते तो तुम हमारे बारे में क्या रिपोर्ट दोगे, इसलिए इसका बॉयकॉट किया गया। इसको काले झंडे भी दिखाए गए बहुत सारा। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे साइमन कमीशन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि इट वाज हाईली बॉयकॉटेड बाय गांधी जी ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया, 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी एंड रिकमेंड किया कि जो डायरकी हमने की थी कि भैया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग किया था प्रोविंस, तो उसको अबॉलिश किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, गवर्नमेंट का कुछ एक्सटेंशन किया जाएगा प्रोविंसेस में, स्टेट में कि क्या कुछ काम है वहाँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड सो ऑन। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट हो रहा है मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस का, ये चलता रहना चाहिए। और ब्रिटिश इंडिया और फेडरेशन बनाया जाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। और टू कंसिडर द प्रपोज, ये सारे उनके रिकमेंडेशन थे कि भैया पहले तो आप डायर की जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट हमने अलग अलग किए उसको अबॉलिश कर दो और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कुछ एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस भी दे दिए है, ये सब करने को। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी इनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जिनमें से गांधी जी सिर्फ एक सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, बाकी 2 में तो उन्होंने बॉयकॉट ही किया था, नहीं गए थे। ठीक है, राउंड टेबल फॉर द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स जो उस टाइम पे थे उन लोगों के भी बुलाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन अ व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड। अब इन डिस्कशन के चलते एक व्हाइट पेपर का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाए गए और उनके उनमें भी जो रिकमेंडेशंस थी वो भी ली गई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चीजें भी ली गई एंड सबमिटेड द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सिलेक्ट कमेटी। और जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी थी उनकी भी रिकमेंडेशन लेके एक the recommendation of this committee were incorporated with such changes in the next Government of India Act 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहाँ से बना कि भैया उन्होंने साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट ली, प्लस उन्होंने क्या क्या लिया, व्हाइट पेपर भी लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी देखी और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी देखी। जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, इन सबको लेके बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हम आने वाले चैप्टर लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, मॉन्टेगो 1909 के, और कैम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिनको हम बोलते हैं मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमने पढ़े, और इसके साथ हमने पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।